एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो आपका सेक्शन 7 है वो बात करता है सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज, और जो सेक्शन 8 है आपका वो बात करता है रजिस्ट्रेशन। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 7 और सेक्शन 8 क्या कह रहा है। जो आपका सेक्शन 7 है वो बोल रहा है सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज। वो बता रहा है कि जो शादी होगी वो कैसे होगी और कैसे सोलेमनाइज्ड होगी। बेसिकली वो बता रहा है कि जो आपकी शादी हो कब कंप्लीट मानी जाएगी एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो देखा जाए ए मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ द ईदर पार्टी देयर टू। तो सोलेमनाइज्ड का मैंने मतलब बताया था कि सोलेमनाइज्ड का मतलब होता है सर्टेन रिचुअल शुड बी परफॉर्म। कुछ परफॉर्म करने से ही हमारी शादी होगी। जैसे कि हिंदूज में बहुत सारे कस्टम्स होते हैं। कस्टम्स जैसे कि सत्यपति प्रथा बेस्ट एग्जाम्पल है, वरमिलन प्रोसेस, सिंदूर दान जिसको हम कहते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड। तो ये क्या है, कुछ कस्टम्स है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो सोलेमनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सर्टेन राइट्स और कस्टम वी विल बी परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये जो हम परफॉर्म करते हैं ना तभी हमारी शादी होती है। बिना कुछ किए शादी नहीं हो सकती है, बिना कुछ किए नहीं हो सकती है। मतलब हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं, रिचुअल्स करने होते हैं, तभी हमारी जो मैरिज होगी वो सोलेमनाइज्ड होती है। ठीक है, अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ द ईदर पार्टी। ईदर पार्टी का मतलब क्या है, ईदर पार्टी का मतलब ये है कि ब्राइड और ग्रूम किसी के भी पार्टी की तरफ से अगर ब्राइड के कुछ कस्टम्स हैं या ग्रूम के कुछ कस्टम्स हैं, तो अगर हम ब्राइड के कस्टम को फॉलो करते हुए शादी करते हैं या ग्रूम के कस्टम्स को फॉलो करते हुए शादी करते हैं, एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि दोनों के कस्टम्स को फॉलो करेंगे तो ही शादी वैलिड होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पार्टी के अगर ब्राइड की तरफ से कोई कस्टम फॉलो हो रहा है या ग्रूम की तरफ से, कस्टम बस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और ये भी हो सकता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के कस्टम्स को भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ईदर ऑफ द पार्टी, और वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ ए बोथ कस्टम वी कैन फॉलो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है, सेकंड क्लॉज आपका क्या कहता है कि व्हेन सच राइट्स एंड सेरेमनी इंक्लूड सत्यपति दैट इज टेकन ऑफ a 7th step by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken। आपका जो सेकंड क्लॉज है वो बेसिकली बात करता है सत्यपति की। सत्यपति क्या है, सत्यपति एक कस्टम है। कस्टम पहले जानते हैं, कस्टम क्या होता है। कस्टम एक ट्रेडिशनल बिहेवियर है, नॉर्म्स है, प्रैक्टिस है जो हम बहुत लंबे समय तक करते आते हैं, और वो उस कस्टम जो हम करते आ रहे हैं उसको हम कस्टम मान लेते हैं। ठीक है, तो सत्यपति भी एक कस्टम है। ठीक है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज्ड किया है हिंदू मैरिज एक्ट में। बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे मैंने बताया, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड, वर्मिलन प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं। बट हमने सत्यपति को क्यों रिकॉग्नाइज किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके दिमाग में आया होगा एज पर द हिंदू सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वर्मिलन। मतलब अगर हिंदू कोई फीमेल है या ब्राइड है तो सिंदूर लगाना हमारे में बहुत मस्ट होता है। तो सिंदूर जो लगाना मस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ सत्यपति को ही हम रिकॉग्नाइज्ड किए, बहुत सारे प्रोसेस है, सत्यपति को ही क्यों हम रिकॉग्नाइज किए। सत्यपति को हम इसलिए रिकॉग्नाइज्ड किए हैं कि जो हम 7 फेरा लेते हैं ना, 7 स्टेप जो लेते हैं अराउंड सेक्रेड फायर, जो फायर होता है ना, बेसिकली हम उसको एक डिवाइन विटनेस मानते हैं। अग्नि परीक्षा आपने सुना होगा कि हम अग्नि परीक्षा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, रिलायबल समझते हैं। तो जो सेक्रेड फायर है ना उसको हम बेसिकली एक मानते हैं डिवाइन विटनेस। तो उस समय जो 7 फेरे लेते समय जो म्यूचुअल प्रॉमिस होती है हस्बैंड और वाइफ की तरफ से, वो आपको क्या करती है, अराइज करती है, मैरिटल रिलेशनशिप को ऑब्लिगाइज करती है। ठीक है, तो हम मैरिटल रिलेशनशिप में इंगेज होते हैं और हमारी ड्यूटीज बन जाती है। ठीक है, इसलिए हम सत्यपति प्रथा को ज़्यादा ही हम प्रिविलेंट मान चुके हैं। ठीक है, और प्रिविलेंट क्या, ये बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हम एक फायर को या कह सकते हैं अग्नि को हम एक क्या मानते हैं, डिवाइन विटनेस मानते हैं, पहली चीज़। और जो म्यूचुअल प्रॉमिस करते हैं हस्बैंड और वाइफ, वो एक कह सकते हैं कि एक मैरिटल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। जो प्रॉमिस हम करते हैं वो मैरिटल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, ड्यूटीज क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा कह सकते हैं कि वेटेज दिए हैं। देखिए कस्टम्स बहुत सारे हैं,
बहुत सारे हैं, सबके कस्टम्स अलग होते हैं, लेकिन हम सत्यपति का इसलिए लिए जैसे मैंने बनाया कि अग्नि को या फायर को हम एक डिवाइन विटनेस मानते हैं। बहुत सारे कस्टम हैं, उनको हम कस्टम सिग्निफिकेंट मान रहे हैं, पर सत्यपति को हम लीगल सिग्निफिकेंट की तरह देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 8 पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए हिंदू मैरिज। जो आपका सेक्शन 8 है वो बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए हिंदू मैरिज, मतलब शादी जो हमारी हुई है उसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। बट हाँ, दिस रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल। ये आपको कहीं नहीं लिखा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी होगी या ऑप्शनल होगी। एज पर द इंटरप्रिटेशन, एज पर द वी कैन व्हेन वी सी द क्लॉजेस देन वी अंडरस्टैंड कि जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ हिंदू मैरिज ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। तो देखते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ए हिंदू मैरिज फॉर द पर्पज ऑफ ए फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ ए हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट मेक अ रूल्स। पहला तो क्वेश्चन ये कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों ही रूल बना रही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बनाएगी, जो मैरिज है आपका, हमें पता है, पहले ये जानते हैं कि जो हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है वो फेडरल सिस्टम पे या सेटअप पे चलता है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली जो पावर्स होती है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, यूनियन में, स्टेट्स में, ठीक है। और फेडरल का मतलब बेसिकली होता है डिवाइड ऑफ पावर। ऐसा नहीं है कि जो रूल है सिर्फ यूनियन बनाएगी, स्टेट नहीं कुछ कर सकती, ऐसा नहीं है। तो जो मैटर है मैरिज का ना, वो आपका तीसरे लिस्ट में फॉलो होता है, ठीक है। लिस्ट 3, जो लिस्ट 3 है वो किसकी बात करता है, कंकरेंट लिस्ट की, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट की बात करता है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में बात नहीं करते, कंकरेंट लिस्ट में आता है मैरिज, इसीलिए यहाँ पर स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बता सकती है। लेकिन स्टेट जो है वो बना सकती है अगर उसको लगता है कि, क्योंकि हर स्टेट, ये पॉसिबल तो है नहीं कि जो सेंट्रल है वो रूल करे सारे स्टेट को, क्योंकि हर स्टेट्स के रूल्स अलग होते हैं। रूल्स तो वो खुद बनाते हैं, उनके कस्टम्स अलग होते हैं। तो स्टेट अपने मतलब स्टेट एक तरह से एडमिट करती है, स्टेट देख के अपने पर्पस को फुलफिल करके स्टेट भी रूल बना सकती है। तो स्टेट भी बना सकती है, सेंट्रल भी बना सकती है। बट जो आपका मैरिज है ना वो लिस्ट 3 में फॉलो करता है, और लिस्ट 3 जो आपका है कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है इस पे लॉज, ठीक है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों बना रही है। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बना रही है कि जो मैरिज है आपका, मैरिज वो किस सब्जेक्ट मैटर से बेसिकली है, वो सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, क्योंकि लिस्ट 3 में फॉलो करता है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी और सेंट्रल भी दोनों बना सकती है लॉज, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक अ रूल्स प्रोवाइडिंग द पार्टीज टू सच मैरिज हैव ए पर्टिकुलर रिलेटिंग टू देयर मैरिज एंटर्ड इनटू सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय हिंदू मैरिज रजिस्टर एंड केप्ट फॉर द पर्पस। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट आपका क्लॉज सेक्शन बता रहा है, जो फर्स्ट क्लॉज है वो बता रहा है आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पे रूल बना सकती है, फैसिलिटेटिंग करती है कि क्या कैसे मतलब रूल्स क्या होंगे, मैरिज तो किस मैनर में जो है रजिस्टर होगा आपका मैरिज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इफ द ओपिनियन दैट इज नेसेसरी टू एक्सपीडियंट so to do provide that an entering of a particular referred in the subsection 1 shall be compulsory in the state or any part thereof, whether in all cases or such cases may be specified and where any such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punishable with a fine which extend 25 rupees. All rules made under this section shall be laid down before the state legislature as soon as may after they are made. जो आपका सबसेक्शन 1 है वो बेसिकली बात करता है कि अगर किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि अपने स्टेट में वो मैंडेटरी कर दे कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वो करा सकती है। बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, जैसे कि इवन झारखंड वगैरह में बहुत मैंडेटरी वहाँ पे है कि आप जो मैरिज है उसको रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर अगर कुछ कही तो सेंटर अगर कहती है तो वो पूरे पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। या वो कुछ स्टेट्स के लिए भी लॉज बना दे कि यहाँ पे इस स्टेट में जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
बट स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है अपने 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 मतलब पर्टिकुलर एरिया में, अपने पर्टिकुलर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी तो वो ऐसा रूल कर सकती है कि जो रजिस्ट्रेशन है मैरिज का वो कंपलसरी कर दे। ठीक है, अगर कोई ऐसा नहीं है और वो क्या कहते हैं रूल कंट्रवीन करता है तो इट शैल बी वो पनिशेबल होगा कितने फाइन के लिए, 25 रुपीज फाइन के लिए। ठीक है, वो पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हमारे स्टेट में मैंडेटरी कर दे कि रजिस्ट्रेशन जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, तो वो कर सकती है। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं कर सकती, वो कर सकती है अगर वो चाहती है तो। ठीक है, तो वो अपने रूल अकॉर्डिंग बना सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट रीजनेबल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट देयर इन कंटेंट एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट देयर फॉर्म शैल एन एप्लीकेशन गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑन द पेमेंट टू हिम ऑफ अ प्रिस्क्राइब फी। बेसिकली जो आपका मैरिज जो होता है रजिस्टर्ड होता है वो आपका पब्लिक ऑफिशियल्स कहते हैं, पब्लिक ऑफिशियल करते हैं। तो बेसिकली जो मैरिज रजिस्टर होता है ना वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। क्यों हम इसको कह रहे हैं कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एज पर द सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वो बोलता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहा है पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा तो उसको हम क्या मानेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको इंस्पेक्ट कोई भी कर सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा है कि ये जो है ओपन फॉर इंस्पेक्शन, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कोई फ्रॉडुलेंटली शादी को रजिस्टर करा रहा है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो दोबारा शादी कर रहा है और हमको पता है कि हमारे में बाइगेमी का कॉन्सेप्ट नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए इंस्पेक्शन के लिए वो ओपन है कि कोई भी जाके देख सके कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए ओपन है तो वो समझ जाएगा, फिर वो जाके ये अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, इसीलिए। और जो ये जो बेसिकली जो हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन है ना जो वो किसके लिए है, एविडेंस के बेसिस पे। आपको पता है कि मेंटेनेंस लेना है तो हमें चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो बेसिकली किसके लिए है ये, एविडेंस के बेसिस पे। अगर मेंटेनेंस चाहिए तो होना है, इंश्योरेंस के क्लेम करना है तो हमें शादी का दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, ये एविडेंस की तरह काम करता है, इसीलिए ज़रूरी भी है। ठीक है, उसके बाद जब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नॉट परमिशन टू मेक एन एंट्री। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है हिंदू मैरिजेस का तो आपकी शादी वैलिड नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी शादी वैलिड है क्योंकि इसका क्या है, इसका ही मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए द मैरिज शैल इज नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक एन एंट्री। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।